हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के बारे में। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां तथा कार्य। सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार इस प्रकार है। सुप्रीम कोर्ट की शक्ति तथा कार्य। सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है। उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, पुनर्विचार व मंत्रणा संबंधी सभी विचार शामिल है। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का भार भी सुप्रीम कोर्ट पर है। सुप्रीम कोर्ट एकीकृत न्याय व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था है, जो कि हमने भारतीय शासन अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान में ऐड की है। संविधान के अनुच्छेद 144 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय भारत के राज्य क्षेत्र में अवस्थित सभी न्यायालयों पर समान रूप से लागू होते हैं। उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार, शक्ति एवं कार्य निम्न प्रकार से हैं। मूल या आरंभिक अधिकार क्षेत्र, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई का अधिकार केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को है, उच्चतम न्यायालय को है। ऐसे कौन कौन से मामले हैं जिन पर सुनवाई का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट को है? ऐसे मामले निम्न है। पहला है भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में विवाद। भारत सरकार या एक से अधिक राज्यों के बीच में विवाद से उत्पन्न जो विवाद है, राज्यों के मध्य जो उत्पन्न विवाद है, उससे संबंधित मामले की सुनवाई सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में होती है। ये सुप्रीम कोर्ट का आरंभिक क्षेत्राधिकार है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, मूल क्षेत्राधिकार है। इसी के साथ साथ भारत संघ तथा कोई एक राज्य या अनेक राज्य या एक से अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद है, तो ऐसा विवाद भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सबसे पहले सुना जाएगा। ये भी सुप्रीम कोर्ट का मूल या आरंभिक अधिकार क्षेत्र है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। इसके अलावा दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद, ऐसे विवाद जिनमें वैधानिक अधिकारों का पर्सन शामिल है, पर्सन चिन्हित है, शामिल है, ऐसे विवाद भी सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय में ही सुने जाएंगे। ये भी सर्वोच्च न्यायालय का मूल आरंभिक अधिकार क्षेत्र है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। मूल अधिकार क्षेत्र के बाद सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार क्षेत्र का जिक्र आता है। अपीलीय अधिकार क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद 132 है। अनुच्छेद 132 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध, उच्च न्यायालयों के डिसीजन के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय के पास। इसीलिए देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय उच्च न्यायालय को कहा जाता है। देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। इसे संवैधानिक मामलों में, दीवानी या फौजदारी मामलों में अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को। अपीलीय अधिकार क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला है संवैधानिक मामले। जब कोई उच्च न्यायालय, संवैधानिक मामलों में जब कोई उच्च न्यायालय किसी भी अभियोग के संदर्भ में यह प्रमाण पत्र दे कि अभियोग में संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई पर्सन शामिल है, संविधान की व्याख्या से संबंधित अगर कोई पर्सन शामिल है, तो उस स्थिति में उसके पुनर्विचार की प्रार्थना सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। उसमें अपील, पुनर्विचार, उस केस में पुनर्विचार से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। संवैधानिक मामलों में भी की गई
अपील की सुनवाई के लिए संवैधानिक पीठ का गठन किया जाता है, जिसमें कम से कम 5 न्यायाधीश शामिल होते हैं। संवैधानिक मामलों के साथ साथ दीवानी मामलों में भी अपील सुनने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। संविधान के अनुच्छेद 133 के अनुसार दीवानी मामलों में उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध दीवानी मामलों में हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील तभी सुनी जाएगी जब उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मामले में विधि या सार्वजनिक महत्व का कोई सारभूत प्रश्न शामिल है तथा मामले का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक है। उस समय भी दीवानी मामले में हाई कोर्ट से अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। इसी के साथ साथ दीवानी मामलों के साथ साथ जो आपराधिक मामले हैं, संविधान के अनुच्छेद 134 के अनुसार आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील तभी सुनी जा सकती है जब उच्च न्यायालय ने अपील में किसी अभियुक्त की दोष मुक्ति के आदेश को परिवर्तित करके मृत्युदंड में परिवर्तित कर दिया हो, या किसी उच्च न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र के किसी अधीन न्यायालय में लंबित वाद को परीक्षण के लिए अपने पास अंतरित कर लिया है और अभियुक्त को दोष सिद्ध कर मृत्युदंड दे दिया है। इस परिस्थिति में भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। इसके अलावा उच्च न्यायालय प्रमाणित कर देता है कि मामला उच्चतम न्यायालय में अधीन किए जाने योग्य है। इस परिस्थिति में भी उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। इसी के साथ साथ विशेष अनुमति से भी अपील की जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 136 के क्लोज 1 में यह व्यवस्था है कि उच्चतम न्यायालय भारत की भूमि पर स्थित किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा किसी भी विषय संबंधी दिए गए निर्णय, परिणाम, दंड या आदेश के विरुद्ध अपील करने की विशेष अनुमति स्वेच्छानुसार दे सकता है। यह अधिकार सैनिक न्यायालय के विरुद्ध प्राप्त नहीं होता। नेक्स्ट है परामर्शदात्री अधिकार क्षेत्र। सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्शदात्री अधिकार क्षेत्र भी प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि जब उसे यह प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो गया है या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति का है या ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना आवश्यक है, तो वह उस प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की राय मांग सकता है। उच्चतम न्यायालय मामले की सुनवाई करके उस पर अपनी राय राष्ट्रपति को दे सकता है। इसी के साथ साथ उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई राय राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती। उच्चतम न्यायालय किसी मामले में अपनी राय देने से इनकार भी कर सकता है, जैसे कि 24 अक्टूबर 1994 को राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मामले में मुख्य न्यायाधीश M.N. वेंकटचलैया की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय खंडपीठ ने राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई राय का कोई जवाब देने से इनकार कर दिया था। संविधान की व्याख्या तथा पुनरावलोकन का अधिकार, ये भी सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। संविधान की व्याख्या तथा सुरक्षा का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई संविधान की व्याख्या सर्वोपरि होती है। संविधान के अनुच्छेद 137 के द्वारा उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है, अर्थात उच्चतम न्यायालय अपने पहले दिए गए फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है या उसमें बदलाव कर सकता है, बदल सकता है। इसके अलावा यदि संसद द्वारा निर्मित कोई कानून या सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश संविधान के किसी अनुच्छेद की अवहेलना करते हैं, तो उच्चतम न्यायालय ऐसे कानून या आदेश को अवैध घोषित कर सकता है। संविधान देश का सर्वोपरि कानून है तथा उसकी सुरक्षा करना उच्चतम न्यायालय का मुख्य व वैधानिक कर्तव्य है। अंतरण का क्षेत्राधिकार, ये भी सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। उच्चतम न्यायालय को अंतरण के निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट को अंतरण के निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है, जिसके अंतर्गत
वह उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों को अपने यहाँ अंतरित कर सकता है, अपने पास लेके आ सकती है। वह किसी उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को दूसरे उच्च न्यायालय में एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में भी भेज सकती है, या एक कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपने पास भी मंगवा सकती है। ऐसा खासकर उस समय किया जाता है जबकि एक से अधिक मामलों का संबंध एक ही प्रकार के कानून के प्रश्नों से होता है या फिर वे असाधारण महत्व के प्रश्नों से संबंधित होते हैं। इस परिस्थिति में ये किया जाता है। अभिलेख न्यायालय ये भी सुप्रीम कोर्ट का एक क्षेत्राधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय माना गया है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माना गया है। इसकी संपूर्ण कार्यवाहियाँ तथा निर्णय प्रमाण के रूप में प्रकाशित होते हैं तथा देश के सभी न्यायालयों के लिए इन निर्णयों को उदाहरण के रूप में स्वीकार करना बाध्यकारी होता है। जब किसी न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया जाता है तो उसे न्यायालय का अपमान करने वालों को दंड देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि उच्चतम न्यायालय को विविध कार्यों का दायित्व सौंपा गया है। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को तभी उनके पद से हटा सकता है यदि उच्चतम न्यायालय जांच करके उन पर लगे आरोपों को प्रमाणित कर दे। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय का अधिकार इतना व्यापक है कि सभी न्यायिक शक्तियां उच्चतम न्यायालय में ही केंद्रित हो गई है, एक ही जगह केंद्रित हो गई है।